बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने लोकसभा चुनाव के लिए बिहार में कम सीटों पर समझौते से इनकार किया है। न्यूज 18 के कार्यक्रम एजेंडा लाइव में एक सवाल के जवाब में अमित शाह ने कहा कि विधानसभा में जेडीयू की सीटें ज्यादा हैं और इसलिए बराबरी का समझौता हुआ है। अमित जी, बिहार भी एक क्रूशल स्टेट है। 40 सीट वहां से लोकसभा को जाती हैं। पिछली बार आपका प्रदर्शन वहां पे भी बहुत अच्छा रहा था, 22 सीट आप लेकर आए थे, मगर इस बार आप सिर्फ 17 सीट पर ही लड़ रहे हैं। आपने वहां पर नीतीश कुमार जी को काफी ज्यादा सीट कंसीड कर दी ना। ऐसा नहीं है। इसके बाद विधानसभा के चुनाव हुए, विधानसभा में नीतीश कुमार जी की जो सीटें हैं और हमारी सीटें, इसको टैली करो तो नीतीश कुमार जी ने कुछ हमें ज्यादा एडजस्ट किया है। तो आप ये नहीं मानते हैं कि आपने ज्यादा ना, जरा भी नहीं। देखिए, चुनाव धरातल पर होते हैं, सीटों का बंटवारा धरातल के आधार पर होता है, जनादेश के आधार पर होता है। बिहार में असेंबली का चुनाव लोकसभा के बाद हुआ। बिहार में जदयू की सीटें लोग असेंबली में हमसे ज्यादा है। अमित शाह के बयान पर शिवानंद तिवारी ने कहा कि नीतीश कुमार को बीजेपी रुझाने में लगी है। उन्हें डर है कि कहीं विधानसभा चुनाव से पहले फिर नीतीश कुमार पलटी न मार दें। शिवानंद ने कहा कि नीतीश कुमार इन दिनों जिस तरह से स्टैंड ले रहे हैं, उससे लगता है कि वो कभी भी उड़ान भर देंगे। जिस ढंग से पिछले दिनों से स्टैंड ले रहे हैं, उससे साफ लग रहा है कि वो अपने आप को अलग दिखाने की कोशिश कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से। जब भारतीय जनता पार्टी के अलायंस से उस समय अलग हुए थे तो उन्होंने यही तरीका जो है अपनाया था। अब भारतीय जनता पार्टी को, अमित शाह को माने महसूस हो रहा होगा कि कहीं नीतीश कुमार फिर हमसे अलग मत हो जाएं। तो इसलिए अमित शाह जो कह रहे हैं उसके पीछे ही कारण है। और कांग्रेस ने बीजेपी पर हमला किया है। कांग्रेस का कहना है कि सत्तारूढ़ पार्टी बीजेपी, जिसका प्रधानमंत्री हो, वो जेडीयू के सामने झुक गई है और अपनी सिटिंग सीट जेडीयू के लिए छोड़ दिया। कांग्रेस ने कहा कि सीटों को लेकर ऐसा समझौता पहली बार हुआ है। इस तरह का समझौता कहीं नहीं हुआ था। कोई सत्तारूढ़ पार्टी जिसका प्रधानमंत्री है वो अपने 5-6 सिटिंग सीट को भी छोड़ दे और कम सीटों पर समझौता करे एक क्षेत्रीय पार्टी के साथ, तो यह कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के संभावित हार और पांव के नीचे से खिसके हुए जमीन को ही इंगित करता है। नेटवर्क 18 के ग्रुप एडिटर इन चीफ राहुल जोशी से खास बातचीत में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस पर उन्होंने निशाना साधा और कहा कि चीन को भारत के तत्कालीन पीएम ने वीटो पावर गिफ्ट किया था और यही वजह है कि आज मसूद अजहर बचा हुआ है। और इसके साथ ही शाह ने कहा कि भारत की मौजूदा नीति की वजह से आज चीन अलग थलग पड़ा है और इस मुद्दे पर दुनिया के देशों में भारत के लिए सहानुभूति है। पाकिस्तान से जुड़ा हुआ मुद्दा यहाँ पर चाइना का भी है। हम लोगों ने देखा है कि मसूद अजहर को आज चौथी बार यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने वीटो का इस्तेमाल किया। तो भारत का रवैया क्या रहेगा चाइना की तरफ? पहले इस बात पर स्पष्टता होनी चाहिए, चाइना को वीटो क्यों मिला। वीटो का अधिकार 50 के दशक में हिंदुस्तान को मिलने वाला था। संबंध सुधारने के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री ने एक थाली में गिफ्ट कर कर वीटो का अधिकार चाइना को दे दिया, जो आज हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है। तो ये जो सवाल खड़े कर रहे हैं, मैं उनको कहना चाहता हूं, अपनी चौथी पीढ़ी में जरा जाकर देखिए कि ये प्रॉब्लम कहां से शुरू हुई है। चाहे कश्मीर की हो, चाहे चीन के वीटो की हो, सारी प्रॉब्लम 4 पीढ़ी पहले आपके परिवार से ही शुरू हुई। और जहां तक सवाल भारत का सरकार की आज की नीति का है, चीन भी अलग थलग पड़ा है, अकेला पड़ा है। इस मुद्दे पर दुनिया के सारे देश भारत के साथ सिंपैथी भी रखते हैं, इसका समर्थन भी करते हैं। मैं मानता हूं आगे इसी तरह से चलता रहा तो कभी न कभी चीन ने भी हमारा साथ देना पड़ेगा। और न्यूज 18 के खास शो एजेंडा इंडिया में रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने पाकिस्तान को झूठा बताते हुए कहा कि उसी देश में बैठकर आतंकियों के आका पुलवामा जैसे हमले की जिम्मेदारी लेते हैं और पाकिस्तान लगातार सबूत की मांग करता है। पाकिस्तान के लगातार झूठ बोलने का ही नतीजा है कि वो अंतर्राष्ट्रीय पटल पर अलग थलग हो गया है। 2016 surgical strikes, 2019 aerial strikes, you have set a new template. I'm trying to understand, but this hasn't really acted as a deterrent. A habitual breaker of law, that is Pakistan, repeatedly uses non-state actors to propagate violence. Distances itself saying, we've not done it, our men in uniform have not done it.
but that has been supported by the men in uniform in Pakistan is now globally known. So, for a country which repeatedly violates international norms of bilateral relationship or interstate border related matters, you have a fact before you. So by repeatedly naming them and repeatedly isolating them in international fora, we are only telling Pakistan, sorry, we are not any longer going to sit and watch you. Fail in your own promise. Every incident has seen Pakistan say, no, we'll take care of it, give us the proof, we'll make sure such things don't happen, but we don't have any camps. You give the proof, you wait, they don't act. Haven't you seen that happening repeatedly? Even this time in Pulwama. The group which has done it sits in Pakistan and claims it, but Pakistan's government says, no, it's not us. So, by repeatedly naming and also isolating them in the international fora, you're only making it obvious. और बांका के बाराहाट में एनडीए प्रत्याशी गिरधारी यादव के समर्थन में डिप्टी सीएम ने चुनावी सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हुए हैं जिनके कार्यकाल में एक भी भ्रष्टाचार का मामला सामने नहीं आया। वहीं दूसरी तरफ से अधिकांश नेता या तो जेल में हैं या फिर बेल पर हैं। दो महागठबंधन के बीच में है और एक बात समझ लीजिए, इस बार जो मैंने हवा देखा बिहार के अंदर 40 की 40 लोकसभा सीट जीतकर नरेंद्र मोदी की भोट के बांका के बूढ़ा मैदान में आरजेडी प्रत्याशी के चुनावी सभा में तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री पर हमला किया। तेजस्वी यादव ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि नीतीश कुमार भ्रष्टाचार के मामले में फंसने की आशंका से परेशान होकर जनमत का उन्होंने अपमान किया और बीजेपी की गोद में जा बैठे। जी तो डरपोक है ना, हमारे चाचा है, उनका सम्मान है, लेकिन डरपोक तो है और अच्छे चाचा नहीं है। तो आप समझिए यही खेल है। भाजपा वाले के साथ अगर आप चले जाइएगा तो राजा हरिश्चंद्र के रूप में नवाजे जाओगे, और भाजपा के खिलाफ लड़ोगे, सच के साथ रहोगे, जनता के साथ रहोगे, जनता के सवाल पूछोगे तो आपको भ्रष्टाचारी बना देगा, जेल में भेज देगा। इस बार के लोकसभा चुनाव में अररिया लोकसभा सीट बीजेपी के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं होने वाले। सीमांचल और कोसी की 7 सीटों में से केवल अररिया सीट पर ही बीजेपी ने दांव लगाया और यहां बीजेपी प्रत्याशी प्रदीप कुमार सिंह और आरजेडी के सरफराज आलम के बीच सीधी टक्कर है। बीजेपी ने चौथी बार प्रदीप सिंह को टिकट दिया है। 2018 के उपचुनाव में सरफराज आलम ने प्रदीप सिंह को 61,000 वोट से शिकस्त दी थी। सारे हमारे सम्मानित बड़े लीडर यहाँ लगभग आएंगे और नामांकन 4 तारीख को होगा। जीत के प्रति पूरे आश्वस्त हैं? बिल्कुल, जनता जिताएगी, जीत के प्रति आश्वस्त भी हैं। और जीत तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो 5 साल देश का जो पराक्रम बढ़ाया है, मुबारकबाद देना चाहता हूँ। मैं पिछला भी चुनाव लड़ा था, जनता ने फैसला किया था, जनता ने लड़ा था और हर जात के लोग। आज भी हमें उन्हीं पर यकीन और विश्वास है। अररिया जीतेगा। अररिया की जनता देश को मैसेज। जी जी। लोकसभा चुनाव की सरगर्मी अपने चरम पर है। तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने अपने स्तर से वोटरों को रिझाने में जुटी हैं, लेकिन इस बार के चुनाव में सियासी पार्टियों ने अपने ही अल्पसंख्यक नेताओं से गुरेज रखा है, यानी कि चुनाव में अल्पसंख्यक नेता हाशिए पर हैं। राजनीतिक पार्टियों के लिए वोट बैंक रहे अल्पसंख्यक इस बार के लोकसभा चुनाव में हाशिए पर हैं। इस बार लगभग सभी सियासी दल अल्पसंख्यकों से दूरी बनाए हुए हैं। चाहे अल्पसंख्यक नेताओं को टिकट देने का मामला हो या फिर अल्पसंख्यक वोटरों को रिझाने का। हाँ, ये अलग बात है कि सियासत दल अल्पसंख्यक के बहाने अपने विरोधियों पर निशाना साधने से नहीं चूक रहे। हुसैन जैसा नेता का जो है टिकट कट गया, तो हमने शाहनवाज हुसैन जी को एक सलाह दी है कि कम से कम अब ई नारा मत लगाइएगा कि सबका साथ सबका विकास। समझा कि नहीं? ई नारा छोड़ के जो नारा लगाना लगाइएगा। अब्दुल बारी सिद्दीकी ने बीजेपी पर हमला किया, बोला
बीजेपी नेता ने कहा कि आरजेडी के लोग समुदाय के नाम पर समाज को बांटने का काम करते हैं, तो वहीं जेडीयू भी अपने सियासी साथी के बचाव में उतर चुकी है। जेडीयू का कहना है कि इस बार समीकरण के हिसाब से टिकट बंटवारे का काम किया गया है। जीतने वाले उम्मीदवार हैं उनको प्रत्याशी बनाया गया है। कोई ऐसा थोड़ी है कि कास्ट के नाम पर या रिलीजन के नाम पर सीटों का बंटवारा, ये तो महागठबंधन के लोग करते हैं। उन लोग जात की राजनीति और जात का विष फैलाते हैं, हिंदू मुस्लिम का फैलाते हैं। दरकिनार करने का कहाँ सवाल है। अल्पसंख्यक को जहाँ उनका कोटा बनता था हमने दिया है उनको, और हमने तो कभी भी अल्पसंख्यक को दरकिनार नहीं किया। जितना काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने अल्पसंख्यक के लिए किया है, हम नहीं समझते हैं कि आज़ाद भारत बिहार में इतना बड़ा कोई काम अल्पसंख्यक के लिए किया हो। राजनीतिक जानकार भी मानते हैं कि इस बार का लोकसभा चुनाव अल्पसंख्यक के नाम पर नहीं बल्कि अगड़े और पिछड़े के बदौलत पार लगने वाली है। इसलिए ये तमाम राजनीतिक पार्टियां इस बार न सिर्फ टिकट बंटवारे में बल्कि चुनाव के प्रचार प्रसार में भी अल्पसंख्यक को भूल गई है। पिछले 1 वर्षों से अगड़ा और पिछड़ा को लेकर के जैसे कि लगातार डिबेट चल रहा है, बातें हो रही है। कोई कह रहा है कि भाई हम सबसे बड़े पिछड़े के हितैषी हैं, हम सबसे ज़्यादा शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स के जैसे कि हितैषी हैं, उनके हितों की रक्षा करते हैं। तो होता है कि वो अगड़े और पिछड़े को साधने में ये अल्पसंख्यक की बलि चढ़ा दी गई। बहरहाल कुल मिलाकर देखा जाए तो एनडीए ने जहां अपने 40 प्रत्याशियों में से महज 2 अल्पसंख्यक को टिकट देने का काम किया, वहीं महागठबंधन ने भी महज 6 अल्पसंख्यकों पर भरोसा दिखाया। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि अल्पसंख्यक किसे अपना रहनुमा चुनते हैं और किसके खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर करते हैं। अमित कुमार, न्यूज 18, पटना। और बेटा के कन्हौली में सलोनी स्वीट्स पर रंगदारी के लिए बदमाशों ने गोलियां चलाई और इस गोलीबारी में दुकानदार बाल बाल बच गया। बताया जा रहा है कि 2 महीने पहले दुकानदार को अपराधियों ने व्हाट्सएप कर रंगदारी की डिमांड की थी और न देने पर अंजाम भुगतने की धमकी दी थी। घटना के बाद से स्थानीय दुकानदारों में प्रशासन के खिलाफ आक्रोश है। दुकानदार सड़कों पर आगजनी कर प्रदर्शन कर रहे हैं और इधर इस मामले में सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। इसके आधार पर पुलिस जांच में जुटी है। हमको खोजा, लेकिन हम भैया के यहाँ संजोग बस चले गए थे और उसके बाद पूछा कि रमजीवा कहाँ हो, तो कहा लोग कि नहीं है। उसके बाद रिटर्न होके चला गया पेट्रोल पंपवा पर, फिर उन्हें से घुमा के आया ना, बस 6-7 राउंड फटाफट फायरिंग करने लगा। यही इल्जाम होगा। क्या मामला पहले से भी कुछ मामला चल रहा था? पैसा मांग रहा था जनवरी के लगभग में। अच्छा, क्या बोल रहा? हम लोग नहीं एक्सेप्ट किए कि नहीं, हम कोई भी कीमत पर पैसा नहीं देंगे, जान दे देंगे। और सुपौल के बैरो गांव के ग्रामीणों ने लोकसभा चुनाव में वोट बहिष्कार का फैसला किया। ग्रामीण इस बात से जनप्रतिनिधियों से नाराज हैं कि कई बार वादों के बाद भी उनके गांव में अब तक सड़क नहीं पहुंची। बैरो गांव की आबादी करीब 5000 की है और 3 दशक से यहां के ग्रामीण सड़क की बाट जोह रहे हैं। यहाँ से सुपौल ले जाना पड़ता है। का निर्णय इसलिए लिया है कि आजादी तो मिली 1947 ईस्वी में, लेकिन आज तक हम लोग आजाद नहीं हुए। कैसे नहीं हुए? हम लोगों को जान माल की सुरक्षा नहीं है, यहाँ जो है रोड पेरा नहीं है, कोई अप्रिय घटना जब यह। और एमएसएट की सफल लॉन्चिंग के बाद इसरो की प्रेस कॉन्फ्रेंस से सीधे जुड़ते हैं। टुडे PSLV C-45 has successfully injected ISRO's made EMI-SAT in 748 kilometer orbit, as well as 28 customer satellites in 504 kilometer orbit as demanded by the customer. After completing its main function, the PS4 now is marching towards the 485 kilometer orbit to do its function as orbital platform for experiments. This time, very innovative 3 experiments are attached. One is HAMSAT, another one is automatic identification system. The third one is built by the students of IIST, that is Advanced Retarding Potential Analyzer for Ionospheric Studies. And this type of function
the PS4 is really doing a very great helpful for Indian students to carry out experiments free of cost.